सुप्रभात इंडिया, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर है भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जुड़ी हुई। आज इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दूसरी बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई। नागपुर में संघ मुख्यालय में चल रही प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज नए सर कार्यवाह का चुनाव होगा। तीसरी बड़ी खबर है जीएसटी काउंसिल से जुड़ी हुई। आज एक अहम बैठक काउंसिल की होने वाली है। इसमें सरलीकृत बिक्री रिटर्न यानी GSTR 3B इसको भरने की समय सीमा जून तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। सबसे पहले सियासत की बात। त्रिपुरा में विप्लव देव के शपथ ग्रहण समारोह में लेफ्ट और राइट दोनों थे। राइट की खुशी में लेफ्ट आया तो राइट ने भी लेफ्ट को पूरा सम्मान दिया। इन तस्वीरों को भूल जाइए। इन तस्वीरों को दफना दीजिए। इन तस्वीरों से घृणा कीजिए। क्योंकि अब आपके सामने है ये तस्वीर। इसको देखिए, देखते रहिए और सोचिए। जी हां, ये ऐतिहासिक पल था जब बीजेपी के सीएम त्रिपुरा में शपथ ले रहे थे। ये ऐतिहासिक पल था जब राइट के साथ लेफ्ट था, राइट लेफ्ट का सम्मान कर रहा था। ये ऐतिहासिक पल था। गिने चुने कुछ चुनाव है। अब त्रिपुरा उन गिने चुने चुनावों में एक सिरमौर बन गया है, जिसकी आने वाले दिनों में इतिहास में चर्चा होती रहेगी। शपथ ग्रहण मंच पर जीती हुई बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद थे। साथ ही हारी हुई लेफ्ट सरकार के मुखिया भी थे। मंच पर आते ही पीएम मोदी सभी नेताओं का अभिवादन ले रहे थे। अचानक पूर्व सीएम मणिक सरकार के पास रुक गए। हाथ में हाथ डालकर मणिक सरकार को मंच के पीछे ले गए, कुछ बातें की और फिर सीएम विप्लव देव ने आकर मणिक सरकार के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस पूरे नजारे को दिखाने का मकसद क्या है, ये भी सुन लीजिए। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं, त्रिपुरा के लिए खप जाने का इरादा है। ये दोनों शक्तियां मिलकर के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं। आप देखते ही देखते त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाने का दावा किया। मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखा है, विप्लव जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखा है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हमारी ये टीम मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की सारी आशाएं, आकांक्षाएं पूर्ति कर त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाने के दिशा में आगे ले जाएगा। नवनिर्वाचित सीएम विप्लव देव ने सरकार चलाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। और আমি বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদেরকে বলছি, আপনারা যে বিশ্বাস নিয়ে এই সরকারটা তৈরি করেছেন, আমি সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদের জন্য কাজ করব। আমি সবার সঙ্গে থাকব। যদি আমার যাদা কোনো ভুল ত্রুটি হয় তো প্রত্যেকটি ব্যক্তি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত আপনি মুখ্যমন্ত্রী নয়, আপনার ছেলে বা আপনার পুত্র বা আপনার ভাই হিসাবে আমার কান ধরে বন্ধু আমাকে आशीर्वाद दे। আমাকে दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर से चुनाव जीतने वाले विप्लव देव के अलावा जिष्णु देव वर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। साथ ही 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 35 सीटें हासिल की। वहीं सहयोगी पार्टी IPFT ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया और 25 साल से राज कर रही लेफ्ट सरकार 16 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शान के साथ जीना और सम्मान के साथ मृत्यु हर भारतीय के अधिकार में शामिल है।
इच्छा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे साफ कर दिया। लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को सशर्त इजाजत दी है। साथ ही ऐसे मामलों में फैसले का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सुरक्षा उपायों की गाइडलाइंस भी जारी की है। इच्छा मृत्यु में केवल पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी गई। मरीज के परिजन ले सकेंगे पैसिव यूथेनेशिया का फैसला। कोमा या ला इलाज बीमारी से पीड़ित मरीज को मिल सकेगी इच्छा मृत्यु। हाईकोर्ट का मेडिकल बोर्ड तय करेगा पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं। इच्छा मृत्यु में पैसिव यूथेनेशिया को कोर्ट ने बताया गैर कानूनी कि अगर उसकी जिंदगी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर उसकी जिंदगी सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर से ही आगे बढ़ाई जा सके, और अगर वो ये नहीं चाहता तो वो ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता हूं कि जब मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूं और मेरी जिंदगी सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही आगे बढ़ाई जा सकती है और उसके बगैर नहीं चलेगी, तब मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से चले। तो वो ऐसा एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल भी मानना पड़ेगा। सब्टिव यूथेनेसिया कहते हैं, जिसमें कोई जना कहता है कि भाई मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए मुझे लीथल इंजेक्शन से मार दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने सुना वो ये बोला है कि नहीं, वो तो गैर कानूनी होगा, वो तो एक तरह से सुइसाइड होगा या कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। कोर्ट ने जीवन की तुलना दिव्य ज्योति से की और मृत्यु को जीने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। जजों ने अपने फैसले में स्वामी विवेकानंद के कथनों, मशहूर कवियों की कविताओं का जिक्र किया, लेकिन इच्छा मृत्यु में केवल पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत मिलने से ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी है जो किसी मजबूरीवश सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। 50% है, बाकी का 50% के लिए कुछ ऑर्डर में दिखा नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें कुछ हो जावे तब तो वो कंपल्सरी जीना ही पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जब जिंदा है, ऐसा ही है तो ऐसा ही हमें ले जाओ। हमारा ईच एंड एवरी ऑर्गन यू कैन यूटिलाइज इट, दैट वी हैव टू से। व्यक्ति मरता कभी जब बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, चारों तरफ से उसके लिए परिस्थितियां खत्म हो जाती, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो अगर सरकार अगर उन्हें हक देती है मरने का तो वो सम्मान से मरेंगे, बाकी मरेगा तो व्यक्ति फिर भी। लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी दोनों ही बेड रिडन हैं। वो तो पिछले 27 साल से कम्प्लीटली बेड रिडन है। तो हमारा कोई केयर टेकर नहीं है, हमारे कोई और फैमिली है नहीं जो हमारा, तो हम लोग टोटली दूसरे की मर्जी पे जी रहे हैं। तो इस तरह के जीने से अच्छा है कि एक डिग्निफाइड मौत मिले। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जब कहा है तो हम दोबारा जरूर अप्रोच करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या। 2014 में 3 जजों की बेंच ने 2011 के अरुणा शानबाग की पैसिव यूथेनेशिया मंजूर किए जाने के फैसले को असंगत बताया। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की एक याचिका को संविधान पीठ को भेज दिया। एक एनजीओ ने इच्छा मृत्यु का हक देने की मांग को लेकर याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत लाया है जो लंबे समय से कोमा या बेसुध अवस्था में या ला इलाज बीमारी से पीड़ित हैं और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। ऐसे में गाइडलाइंस पूरा कर उन्हें सम्मान से मरने का सुप्रीम हक मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नागपुर में आरएसएस का महामंथन जारी है। महामंथन के दूसरे दिन जहां आज नए सर कार्यवाह का फैसला होगा, वहीं 2019 की जीत का मंत्र भी निकलेगा। संघ मुख्यालय में प्रतिनिधि सभा की अहम बैठक। आरएसएस की बैठक में 2019 के लिए महामंथन से निकलेगा 2019 की जीत का मंत्र। जी हां, नागपुर में आरएसएस का महामंथन चल रहा है और इस महामंथन में बीजेपी के लिए 2019 की जीत का मंत्र निकलने वाला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की ये बैठक आम चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो रही है और इस प्रतिनिधि सभा में अगले 3 सालों के काम को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही अगले 3 सालों के लिए सरकार्यवाह समेत दूसरे पदाधिकारी भी चुने जाएंगे। जान लीजिए, आरएसएस का सरकार्यवाह पद संघ प्रमुख के बाद दूसरा स्थान रखता है और सरकार्यवाह ही आरएसएस के रोजमर्रा के कामकाज संभालते हैं। साफ है, नए सरकार्यवाह पर 2019 की भी जिम्मेदारी होगी और इस बार सरकार्यवाह पद के लिए दत्तात्रेय हसबोले का नाम आगे चल रहा है। 70 साल के दत्तात्रेय हसबोले संघ के 4 सह सरकार्यवाह में से एक हैं और दत्तात्रेय हसबोले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि मौजूद सरकार्यवाह भैयाजी जोशी पिछले 3 टर्म यानी 9 सालों से ये पद संभाल रहे हैं और इनको चौथा टर्म भी दिया जा सकता है। नागपुर में जारी आरएसएस के महामंथन में 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विदेशी निवेश के नाम पर घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ी खुशी और ज्यादा गम देने वाला था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति की सीबीआई कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी और उस याचिका को भी मंजूर कर लिया जिसमें सीबीआई कार्ति से उनके सीए भास्करन के सामने पूछताछ करेगी। ये पूछताछ तिहाड़ में कार्ति और सीए भास्करन को आमने सामने बिठाकर की जाएगी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति को थोड़ी राहत जरूर दी है। इसमें कोर्ट ने ईडी की तरफ से कार्ति को गिरफ्तार करने के लिए 20 मार्च तक रोक लगा दी। आपको बता दें कि कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया केस में रिश्वत लेने का आरोप है। और शोपियां मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि बिना इजाजत सेना के खिलाफ कोई राज्य एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। शोपियां मामले में सेना को केंद्र सरकार का पूरा साथ मिला है। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि केंद्र की इजाजत के बिना सेना के अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार के पास नहीं है और बिना इजाजत राज्य सरकार शोपियां मामले में कोई भी आपराधिक कार्रवाई सेना अफसर के खिलाफ नहीं कर सकती। शोपियां के जिस मामले में केंद्र सरकार ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसकी सुनवाई में अब तक क्या हुआ है ये बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए पूरा मामला है क्या। 27 जनवरी को शोपियां में सेना की गोली से 2 पत्थरबाजों की मौत हुई थी। शोपियां में मेजर आदित्य की अगुवाई वाली 10 गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने गोली चलाई थी। शोपियां केस में जम्मू कश्मीर सरकार ने मेजर आदित्य समेत 10 स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जम्मू कश्मीर सरकार के एफआईआर के खिलाफ मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर 5 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर की बात से मुकर गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि एफआईआर में मेजर आदित्य का नाम नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सेना के मेजर आदित्य और दूसरों के खिलाफ जांच पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी और कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात उन बालकृष्ण दोषी की जो पहले भारतीय हैं जिन्हें आर्किटेक्चर का नोबेल मिलने वाला है। इस लिहाज से ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या है कि इस 90 साल की उम्र के इंसान ने वो कर दिखाया कि दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब कोई सम्मान करता है तो अच्छा लगता है। पूरी दुनिया जब सलाम करती है तो बहुत अच्छा लगता है।
और जब ये पता चलता है कि ये सम्मान पाने वाले आप अपने मुल्क के पहले इंसान हैं, तो फिर तो कदम जमीन पर नहीं पड़ते। हौसला फिर जवान हो जाता है और उम्र के 2-4 बरस यूं ही बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 90 बरस के बालकृष्ण दोषी के साथ। आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 का प्रित्जकर सम्मान मिलेगा। प्रित्जकर सम्मान आर्किटेक्चर के नोबेल पुरस्कार की तरह है। मई के महीने में टोरंटो में सम्मान के साथ 65 लाख रुपए भी मिलेंगे। बालकृष्ण पहले भारतीय हैं जिन्हें प्रित्जकर अवार्ड मिलने वाला है। प्रित्जकर अवार्ड की घोषणा करने वाली ज्यूरी ने कहा है, बालकृष्ण दोषी ने हमेशा संजीदा वास्तुकलाएं बनाई हैं। उनके डिजाइन हमेशा आम चलन से अलग रहे हैं। ज्यूरी ने दोषी के बारे में ये भी कहा है, बालकृष्ण ने हमेशा ये दिखाया है कि अच्छी वास्तुकला और शहरी योजना में उद्देश्य और ढांचे के साथ साथ इसे बनाने के समय जलवायु, स्थान, तकनीक, कारीगरी और हस्तकला का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। बालकृष्ण दोषी के लिए इतने बड़े सम्मान की घोषणा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। जो लोग बालकृष्ण दोषी के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले हैं बालकृष्ण दोषी। दोषी ने 1947 में सर जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई की। 1951 में आर्किटेक्ट ली कर्बूजर के साथ काम करने पेरिस चले गए। 1954 में बालकृष्ण दोषी फ्रांस से लौटकर हिंदुस्तान आ गए। दोषी ने चंडीगढ़ और अहमदाबाद के आधुनिकीकरण के लिए काम किया। लुइस का और अनंत राजे के साथ मिलकर IIM अहमदाबाद का डिजाइन भी किया। इंदौर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 6500 पर डिजाइन किए। लंबी फेहरिस्त है बालकृष्ण दोषी के डिजाइन किए हुए इमारतों की। मसलन IIM अहमदाबाद के अलावा IIM बेंगलुरु और लखनऊ, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, टैगोर मेमोरियल हॉल अहमदाबाद का द इंस्टीट्यूट ऑफ इंड्रोलॉजी। बालकृष्ण दोषी खामोशी से छोड़ते रहे हैं शहर दर शहर सपनों के मजबूत इमारतों को, जो आज का वर्तमान है और आने वाले वक्त में जिन्हें देखकर हर कोई पूछना चाहेगा, कौन था जिसने रखी थी यूं सलीके से इन इमारतों की नींव। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।